इस्लामाबाद 2 नवंबर को लॉकडाउन करेंगे। कप्तान ने नई तारीख दे दी। कहते हैं अगर हुकूमत ने हमें पुरअमन रहने दिया तो हमारा एहतजाज पुरअमन होगा। क्या बांग्लादेश, क्या नेपाल, क्या भूटान सार्क कॉन्फ्रेंस में तो नहीं आए। भारत ने ब्रिक्स समिट और बिम्स्टेक रीच आउट पर खित्ते के तमाम मुल्कों को इकट्ठा कर दिया। अब भी हम आलमी तन्हाई का शिकार नहीं। Hey everyone, how's you doing? My name's Sumaila. और मिलिए खवातीन के मसाइल पर बात करने वाली सोशल मीडिया की मारूफ शुमाइला भट्टी से। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। नई तारीख पुराने बोल। अब 30 अक्टूबर के बजाय 2 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या इस्तीफ़ा दो या तलाशी मुहिम शुरू होगी। इसमें कोई शक नहीं कि पीटीआई धरनों और रैलियों की माहिर बन चुके हैं और लंबे अरसे तक वफाकी दारुल-हुकूमत को अपने मकासद के लिए बंद कर सकते हैं। उस रोज़ तक 2-2.5 हफ्तों में मज़ीद पुरानी बातें होंगी। नून लीग पहले भड़के मारेंगे, पीटीआई जवाब देंगे, ये तो चलता रहेगा। लेकिन कुछ सवालात भी हैं। एक तो ये कि इस धरने के लिए कितने फंड्स हैं और कहाँ से आएंगे, और ज़ाहिर है एक बार फिर सियासी गैर यकीनी का मौसम रहेगा। एक वजह तो ये है कि नए आर्मी चीफ की तकर्री भी होने वाली है, जिसका सियासी मंजरनामे पर बहुत गहरा असर ज़रूर होता है। दूसरा कि पाकिस्तान इस वक्त सिफारती मुश्किलात में भी है। इंडिया के पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिशें जारी हैं और ये गोवा में साबित हुआ। क्या पाकिस्तान को परेशान होना चाहिए? लेकिन शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी से। कप्तान ने इस्लामाबाद बंद करने की नई तारीख दे दी है। कहते हैं कि अब 30 अक्टूबर के बजाय 2 नवंबर को इस्लामाबाद लॉकडाउन करेंगे। अगर हुकूमत ने कुछ गड़बड़ की तो फिर हुकूमत भी चली जाएगी। देखते हैं ये रिपोर्ट। कप्तान खान ने एक बार फिर यू टर्न ले लिया। पहले 30 अक्टूबर को इस्लामाबाद बंद करने का कहा और आज पीटीआई के इजलास के बाद इस्लामाबाद लॉकडाउन की नई तारीख 2 नवंबर दे दी। हमने इसलिए डेट आगे की 30 से असल तो वजह एक छोटी सी वजह ये भी थी कि जी लोग कहते 30 को संडे था, लेकिन हमने वो भी फैसला कर लिया था कि संडे से ही हम जमा शुरू हो जाएंगे आने मंडे के लिए। लेकिन असल में जो वकला कम्युनिटी थी उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की हामिद खान के ज़रिए कि उनका सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन है 31 को, लिहाजा हमने उसको सामने रखते हुए डिले किया, क्योंकि वकला की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लिए। इमरान खान ने इस्लामाबाद लॉकडाउन के हवाले से हुकूमत को तनबीह की कि अगर हुकूमत ने कोई गड़बड़ की तो पीटीआई भी तैयार है और फिर हुकूमत बचाना मुश्किल होगा। और इस्लामाबाद के बासियों की मुश्किलात पर भी दर्द दिल रखने वाले कप्तान ने कहा कि ये कुर्बानी बड़े मकसद के लिए है। इस्लामाबाद के लोगों के लिए ख़ास तौर पर मैं एक पैगाम मेरा, देखें मुझे पता है कि इस्लामाबाद के लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मुल्क को बचाने के लिए तबाही से आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। जबकि मुस्लिम लीगी रहनुमा ख्वाजा साद ने इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा जिसका दिल करता है वजीर आजम का ख्वाब सजा लेता है। और एक और अहम बात, गुज़श्ता रोज ही वजीर इत्तलात परवेज रशीद ने चारसदा में जलसे से खिताब करते हुए कहा था कि इमरान खान 30 अक्टूबर को इस्लामाबाद में नहीं होंगे। शर्त लगाता हूँ खान साहब 30 अक्टूबर को आप नजर नहीं आएंगे। खान साहब, आपने इस्लामाबाद लॉकडाउन की तारीख तो आज तब्दील की, तो मुस्लिम लीग को कैसे पता पड़ गया? क्या पानामा लीक्स पर लड़ते लड़ते पीटीआई के अंदर लीक्स तो नहीं शुरू हो गए? खान साहब, अपनी पार्टी की लीक्स पर भी कहीं धरना न देना पड़ जाए, ख्याल कीजिएगा। इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अली अमीन गंडापुर साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। शुक्रिया वक्त देने का। फंड्स कहाँ से जमा होंगे इस सब तमाम तहरीक के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज ही मैंने मीटिंग में बात की है बड़े फ़ख्र से, और आपसे भी शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे वाले साहब भी एक रिटायर फ़ौजी हैं। तो आज जब मैं सुबह पेशावर में घर में उठा तो उन्होंने मुझे बोला कि उनका एक दोस्त है जो कि आर्मी में था और 65 में इंजर्ड हुआ था, तो डिसेबल्ड भी है थोड़ा और ओल्ड मैन। तो उसने वही मुझे फ़ोन किया है सुबह। क्यों किया है? इतना रब्ता नहीं है आपस में, नोइंग कि मैं पीटीआई का हूँ और इमरान खान का मिनिस्टर हूँ, और जी बिल्कुल उस रब्ता किया है कि वो पैसे जमा कराने के लिए वो अकाउंट की समझ नहीं आ रही कहाँ कराने, अपने बेटे से पता कर दो। तो मैंने खान साहब से बात शेयर की है। बात ये वाहिद पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तमाम पॉलिटिकल लोगों को और पॉलिटिकल पार्टीज को लोग करप्ट समझते हैं इस मुल्क में, ये एक सच्चाई है।
لیکن عمران خان واحد لیڈر ہے کہ جو اب قوم کو کال کر رہا ہے. پالیٹکس کے لیے پہلے بھی ہم نے اپیل کی فار الیکشنز, ہمیں لوگوں نے چندہ دیا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جب بھی عمران خان نے اپیل کی ہے ادر دین چیریٹی جو خان صاحب کرتے ہیں, لوگوں نے اس لیے ان کا ساتھ کو یقین ہو چکا ہے پاکستانی قوم کو کہ عمران خان جو ہے وہ ان کی قوم کی جنگ لڑ رہا ہے. 2014 کا جو دھرنا تھا اس کی کتنی لاگت آئی ہوگی؟ مجھے ایگزیکٹ فگر تو یاد نہیں ہے, لیکن جتنی بھی لاگت آئی ہے اس میں آپ کو اتنا میں عرفیاً کہہ سکتا ہوں کہ اس میں کوئی بھی انویسٹرز نہیں تھے, اس میں کوئی بھی ایسے لوگ نہیں تھے جنہوں نے اس کے ہمارے پیسہ لگایا کہ نواز شریف کی طرح کل ہم ان کو کوئی پرمٹ دیں گے, کوئی ٹھیکے دیں گے اور وہ ہم ان سے لیکن پے بیک جیسے ہوگا. ڈی جے بٹ جو ہیں ان کا تھا کہ ان کو پیمنٹ نہیں کی گئی, نہیں تو کر رہے ہیں اس کو. ایک دن میں کتنا کاسٹ آتا ہوگا؟ یہ اصل میں بعد میں کاسٹ کم بھی ہو گئی. شروع میں ہمارا پلان جو تھا وہ یہ تو نہیں تھا کہ ہم نے دھرنا دینا ہے, وہ جب بات دھرنے سے لمبی ہو گئی تو پر ڈے کا حساب کیا ہوا تھا. تو وہ ہمیں منتھلی بھی پر ڈے پہ حساب سے چارج کر رہا تھا جو وہ زیادتی کر رہا تھا. پر ڈے کے لیے آپ گاڑی لیں مارکیٹ میں, لیکن پھر بھی ایک اندازہ ہوتا ہے کہ اندازہ یہ ہے کہ جتنے بھی پیسے ہمارے پہ آئے, جتنے بھی کروڑ لگے اس پہ, وہ سب ہم لوگوں نے پے کیے, ہماری پارٹی کے لوگوں نے پے کیے, ہمارے ورکرز نے پے کیے, ہمارے لیڈرز نے پے کیے. وہاں پہ دھرنے پہ ڈیلی لوگوں نے آ کے وہاں پہ خان کو اپنے ہاتھ سے پیسے دیے, آپ نے خود دیکھا, میڈیا نے دیکھا. اور جو کچھ کمی بیشی رہ گئی بات چیت کی تو اس میں آپ یہ دیکھیں ڈی جے بٹ کو ہم نے کتنا پیسہ دیا, یہ بھی تو دیکھیں آپ. اگر اب وہ مزید زیادہ مانگ رہا تھا اور ہماری اسے کوئی نیگوشیشن تھی, اس طرح کی بات چیت تھی, اس سے پہلے ہماری پارٹی سے کام کرتا رہا ہے, تو ہمارا پرسنل معاملہ تھا. شکر ہے پی ٹی آئی نے کسی کے پیسے نہیں کھائے. عمران خان ایک صاف آدمی ہے, ابھی گیا ہے باہر, کمنٹری کی ہے, اس کو پیسہ ملا ہے, اس نے آتے ہی بچوں کی شادی کی ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. اچھا, کتنے لوگ آپ کو جمع کرنے ہوں گے لاک ڈاؤن کے لیے, کیا اندازہ ہے؟ جی انشاءاللہ ہمارا تو جو ہم امید کر رہے ہیں اس وقت ماشاءاللہ وہ اتنی بڑی زیادہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ تو کیا انشاءاللہ دنیا کی تاریخ میں ایک بڑے لوگ نکلیں گے. لوگ خود آ رہے ہیں انشاءاللہ. اس میں اب انہوں نے پرابلمس کی, لوگوں کو ڈرایا, پکڑ دکڑ شروع کی پنجاب کے مختلف ضلعوں میں خاص طور پہ, تو اسے ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود تو آپ لوگ اپنا دھرنا, ریلیاں وغیرہ تو کرتے ہیں, اچھی بھی ہو جاتی ہے, لیکن پھر بھی آپ کا ایک اندازہ ہوگا, اسٹریٹجی ہوگی کتنے لوگ. ہماری ایکسپیکٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ پیچھے تو 12 کروڑ عوام ہی نواز شریف کو بگانے کے لیے تیار بیٹھی ہے. چلے وہ تو چھوڑیں, لیکن یہاں پہ بھی کم از کم 1 ملین منیمم ہے کہ 1 ملین تو وہ ہوگا جو آئے گا اور رہے گا. لیکن اندازہ ہے کہ اچھا جو رہے گا, کیونکہ اندازہ ہے کہ اسلام آباد کی اپنی آبادی جو ہے وہ 1.5 ملین کی ہے. جی بالکل ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اس کے علاوہ آپ لانا اسلام آباد کے لوگ جو ہیں وہ تو ہمارے ساتھ انشاءاللہ فل سپورٹ کریں گے اس چیز میں کہ ہم یہ جو جنگ لڑ رہے ہیں ان کی بھی اس میں ان کی کافی جنگ ہے, اور سیکریفائز ان کو تھوڑا دینا بھی پڑے گا. اور میں ان سے وعدہ کرتا ہوں کہ ان کا نام سنہرے الفاظ میں لکھا جائے گا بعد میں اس وجہ سے. لیکن جو ہمارے لوگ آئیں گے انشاءاللہ, جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں مور دین 1 ملین, وہ لوگ ہوں گے کہ جو اس لیے آئیں گے کہ نواز شریف یا تو استعفیٰ دے یا تلاشی دے. ٹھیک ہے, نو تھرڈ آپشن, کوئی اور آپشن نہیں ہے. اس وقت طارق فضل چودھری صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما لائن پر موجود ہیں. طارق صاحب, نواز شریف صاحب جو ہیں استعفیٰ دیں اور کوئی تھرڈ آپشن نہیں ہے, تو آپ کتنی دیر تک دیکھتے ہیں کہ یہ جو لاک ڈاؤن ہے آپ ود اسٹینڈ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, میری سب سے پہلے گزارش تو یہ ہے جی کہ اگر تو پاکستان تحریک انصاف یہ مقدمات لے کے عدالتوں میں نہ گئی ہوتی, اگر پاناما لیکس کا مقدمہ عدالتوں میں زیر سماعت نہ ہوتا, اگر پاناما لیکس کا مقدمہ الیکشن کمیشن میں زیر سماعت نہ ہوتا, لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت نہ ہوتا, اگر یہ اپنا ریفرنس سینٹ میں پیش نہ کر چکے ہوتے, تو یقیناً ان کی بات میں وزن تھا کہ جناب اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور حکومت اس کی تحقیقات نہیں ہونے دے. علی صاحب, طارق صاحب کا یہی کہنا ہے کہ اس وقت جو ہے سپریم کورٹ, الیکشن کمیشن, یہ سب فورمز, یہ سب پیچھے چل رہا ہے, تو آپ کو اعتماد نہیں ہے اور آپ سڑکوں پر آنا چاہ رہے ہیں اور چور دروازے سے اقتدار حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. میں نے ان کی بات آپ کی زبانی سنی ہے, وہ کان میں میرے وہ نہیں تھا, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ایک وزیر اعظم پکڑا گیا ہے ایک چوری کے اوپر, اس پہ ثابت ہو گیا ہے کہ اس نے پہلے چوری کی اور پھر اس نے جھوٹ بولا, اس کے بعد اگر ہمارا اسپیکر صاحب ریفرنس دے رہا ہے اسی عمران خان کو, جس کا پاناما میں ایک کمپنی تو اس کی آئی ہے, لیکن اس کمپنی سے کیا گیا ہے, کیا چوری کی گئی ہے, کیا چھپایا گیا ہے. سپریم کورٹ میں تو آپ کی ہیئرنگ ہے اب 20 ٹھیک ہے, ستمبر وہ کو اس کا بھی ہم ویٹ کر رہے ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ جب پوری قوم آئے گی اور سامنے آ کے کھڑی ہو کے کہے گی کہ جی ہمیں چاہیے احتساب چاہیے, کرپشن کے خلاف ہمیں اب انصاف چاہیے, تو شاید سپریم کورٹ بہتر فیصلہ کرے گی, نوئنگ کہ اب یہ قوم مزید سو نہیں سکتی, اب یہ قوم مزید برداشت نہیں کر سکتی ہے بادشاہت. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایک بادشاہ سلامت پکڑے کے جا چکے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں نہ تو میں پیش ہوں گا نہ میں تلاشی دوں گا. اپنے ان کے منسٹر بیان دے چکے ہیں جی 90 ہے تو 95 ہے, میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں, ان باتوں کی پوری قوم جانتی ہے. کچھ یہ 4-5 ان کے چینلوں پہ آگے بندے بٹھائے ہوئے ہیں, صرف ڈھٹائی سے جھوٹ بول رہے ہیں. ٹو بی ویری فرینک, سارا دن ڈھٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں بیٹھ کر.
मतलब पूरी कौम चाहती है कि नवाज शरीफ पकड़ा गया है चोरी पे। अब नवाज ठीक है, शरीफ मैं स्टेप आपको डाउन यहाँ क्यों नहीं हो करती हूँ। रहा? तारिक साहब, इनका तो यही कहना है कि नवाज शरीफ साहब पकड़े गए हैं और बिल आखिर वो इस्तीफा दिलवा कर ही छोड़ेंगे इस्लामाबाद। देखें, अगर तो इनकी मुराद ये है कि चोरी में पकड़े गए हैं, अगर ये पनामा लीक्स की बात कर रहे हैं और यकीनन उसी की बात कर रहे हैं, तो उसमें तो उनके अपने लीडर सबसे पहले पकड़े गए हैं चोरी में। सबसे पहले तो वो खुद तलाशी दें, वो तलाशी देने के लिए तैयार है। ये बात यहाँ रोक दें, यहाँ एक बात रोक दें। इमरान खान साहब का जो पनामा की कंपनी है, एक मिनट, उनको बात करने में आपको भी मौका दिया पनामा लीक्स में है, और उसका हम तमाम आपको सबूत जो आपने रेफरेंस और केस दायर किए हैं उसमें हम देंगे। इमरान खान साहब की तो अपनी ऑफशोर कंपनी पकड़ी गई है, वो तलाशी सबसे पहले दें। उसके बाद इनके दाएं बाएं जो इनके हलीफ हैं, चाहे वो अलीम खान हो, चाहे वो जहांगीर तरीन हो या दीगर इनके साथी हों, उन सब की जो है वो कंपनियां पनामा लीक्स में पकड़ी गई हैं। उनमें से कितनों की तलाशी इमरान खान साहब ने की है और कितनों से इमरान खान साहब ने हिसाब मांगा है। ये मदई भी खुद बनते हैं, इल्ज़ाम भी खुद लगाते हैं, फैसले भी खुद करते हैं, और उसके बाद इनकी मर्जी ये होती है कि हम उन फैसलों को बज़ोर बाजू मुसल्लत भी कर सकें। मैं दो बातें गंडापुर के सामने रखना चाहूँगा, चूँकि इनका ताल्लुक KPK से है जी, कि KPK में या उसके जो साथ मुल्का इलाका है फाटा में जो ऑपरेशन ज़रब अज़ब हो रहा है, जिन लोगों के खिलाफ हो रहा है, वो लोग भी अपनी राय, अपनी मर्जी बज़ोर बाजू दूसरों पर मुसल्लत करना चाहते हैं। उनका नज़रिया भी ये है, जो हम समझते हैं वो ठीक है और उसको ताकत के जोर पे दूसरों पे मुसल्लत कर लो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बिल्कुल उन्हीं खतूत के ऊपर अब ये चाह रही है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ठीक समझती है, तमाम सियासी जमातों ने इनका साथ छोड़ दिया इनकी जिद और हटदर्मी पे, और उन्होंने कहा कि गैर जमहूरी तरीके से ये काम करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान की किसी पोलिटिकल पार्टी ने इनका साथ नहीं दिया, लेकिन ये अपनी चोर का साथी चोर होता है, ताकत जो है वो मुसल्लत करना चाहते हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि इनके नजरिया भी वही नजरिया है कि आप ना पाकिस्तान के दस्तूर को माने, ना पाकिस्तान के आइन को माने, ना पाकिस्तान की अदालतों को माने, और आप केस भी उन अदालतों में करें और फैसले से पहले आप अपनी मर्जी का फैसला चाहें। ठीक है, तारिक एक और बात फजल मैं करना चाहूँगा, आखिरी, क्योंकि वक्त कम है, वो भी गंडापुर साहब के लिए जरूरी है कि मुझे इनके साथियों ने कहा कि जनाब हम मुख्तलिफ TV प्रोग्राम्स में कि हम अपना आइनी हक इस्तेमाल कर रहे हैं, एहतजाज हमारा आइनी हक है, वो तो है, और बात करना हमारा आइनी हक है। मैंने कहा आपके हक को हम तस्लीम करते हैं, लेकिन इस्लामाबाद के शहरियों के भी कुछ आइनी हकूक हैं। इस्लामाबाद के शहर में जो बच्चा रहता है उसका आइनी हक ये है कि वो स्कूल जाए, जो यहाँ मरीज है उसका आइनी हक ये है कि वो अस्पताल जाए, जो मजदूर है उसका आइनी हक ये है कि वो दिन को मजदूरी करे और रात को अपने बच्चों को खाना खिलाए। ठीक है, उस दिन जिस मजदूर को ये रोकेंगे, जिस मरीज को ये रोकेंगे, जिस बच्चे को ये रोकेंगे। चौधरी साहब, ये बहुत लंबी बहस है और जाहिर है बड़े हुकूक है जो शायद आपकी हुकूमत उनको फराहम नहीं कर पा रही, लेकिन हम गंडापुर साहब से इनके जवाबात भी लेंगे ब्रेक के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब। वेलकम बैक टू न्यूज़ वॉइस। ब्रेक से पहले तारिक साहब ने कहा था कि आपके अपने लोग हैं जिनके ऑफशोर कंपनीज हैं, अकाउंट्स हैं, उनका एहतसाब पहले क्यों नहीं करते? बिल्कुल, मैं तो पहले ये कहूँगा, इस पूरी कौम से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये मीडिया हमारा मीडिया काफ़ी एहसान है इस कौम पे कि इन लोगों का चेहरा दिखाने में मीडिया ने बड़ा किरदार अदा किया है। सारा दिन कुछ लोग ढिठाई से झूठ बोल रहे हैं। हम बार बार कह चुके हैं कि अगर इमरान खान की ऑफशोर कंपनी है, उससे इमरान खान ने इस मुल्क से कोई चोरी की है और वो पैसा ले गया है, तो इमरान खान सामने पेश है और उसको पकड़ लें। साथ साथ जो हमारे अलीम खान साहब हैं, उन्होंने अपने इलेक्शन के जो उन्होंने डॉक्यूमेंट जमा कराए हैं अपने असासे, उनमें लिखा हुआ है उन्होंने। जहांगीर तरीन साहब पे हमें बात आती है, वो क्लियर है, इनकी नैब भी है, इनका सिस्टम है, इनकी गवर्नमेंट है, पकड़ते क्यों नहीं है? जहाँ तक बात है नवाज शरीफ की, ये 4-5 जो नवाज शरीफ रखे हुए हैं ना अपने लिए, ये नवाज शरीफ को बचा नहीं सकते। अब नवाज शरीफ को अब जवाब देना पड़ेगा। अब कौम जाग चुकी है, मीडिया ने भी किरदार अदा किया, इमरान खान के धरने ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। अब कौम ये जवाब मांगती है कि आखिर ये जो फ्लैट लिए गए 95 में, तो इनको छुपाया क्यों गया? ठीक है, क्योंकि पैसा चोरी का था, फिर 2005 और 2095 वाले बीच में गैप आ रहा है। और इसके अलावा एक और बात भी है कि जो हमने नैब बनाई हुई है, एक बैंक, एक इनको कवर देने के लिए एक बैंक बना हुआ है। 1 अरब लूट लो, 5 करोड़ रुपए जमा करा दो नैब को। लेकिन जाहिर है अभी तो इल्जामात है ना, इन्वेस्टिगेशन होगी तो कंफर्म होगा। मैं नैब की बात पे आ गया। अब नैब कैसी है? नैब का चेयरमैन कौन लगाता है? प्राइम मिनिस्टर साहब लगाते हैं, वो उनसे ओब्लाइज होता है। मतलब कहने का ये कि जब तक साबित नहीं होगा तो फिर तो इल्जामात ही रहे ना। साबित हो चुका है, झूठ तो साबित हो चुका है ना। लेकिन 62-63 के मुताबिक
ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने झूठ बोला ठीक है। अभी हम चलते हैं पेशावर। वहाँ से हमने कुछ लोगों से पूछा था, जो आपने बात की थी, हमने इससे पहले ही बात की थी कि 100 रुपये हर पीटीआई का जो वर्कर है वो दे। तो उस पर हमारे नुमाइंदा हैं हसन फरहान, वहाँ से कुछ लोगों से उन्होंने बात की, सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। जी, इस्लामाबाद में होने वाले धरने के लिए न सिर्फ कारकुनान से बल्कि तमाम शहरियों से 100 रुपये चंदा देने की अपील की गई है। इस हवाले से पेशावर के शहरी क्या कहते हैं थोड़ा सा हम जानेंगे उनसे। जी, आप क्या कहते हैं कि आप 100 रुपये चंदा देंगे इस्लामाबाद को जो बंद किया जा रहा है, जो धरना किया जाएगा, उसके लिए क्या आप 100 रुपये देंगे कि नहीं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं, ज़रूर देंगे। मुल्क के मफाद के लिए 100 रुपये क्या, मेरा अगर बस चले तो 1 लाख रुपये भी दूंगा, लेकिन अगर मुल्क के मफाद के लिए कोई भी काम हो तो उसके लिए हम तैयार हैं। अच्छा, आप बताएं, आप क्या कहते हैं इस हवाले से, क्या आप धरने में शिरकत करेंगे, 100 रुपये चंदा देंगे या नहीं? नहीं, मैं तो इस चीज़ में इमरान खान साहब को ये मशवरा दूंगा कि मुल्क की मफाद के लिए 2018 तक के इंतज़ार करें इलेक्शन का, और KPK को तवज्जो दें। KPK के हालात जिस किस्म के हम लोग जंग के उसमें गुजरे हैं, उसके अवाम को उनको ख्याल करना चाहिए, अवाम की भलाई के बारे में उनके लिए सोचना चाहिए। लिहाजा धरनों की सियासत जो है इनको ख़त्म करनी चाहिए और 2018 का उनको इंतज़ार करना चाहिए। ठीक है जी, बिल्कुल मिला जुला रुझान है पेशावर के शहरियों का। कुछ का कहना है कि ये अच्छा इकदाम है, वो पैसे देंगे, चंदा देंगे और उनके धरने में भी शरीक होंगे, जबकि कुछ लोगों का ये कहना है कि धरनों की सियासत ख़त्म करके खैबर पख्तूनख्वा पर इमरान खान को तवज्जो देनी चाहिए। जी, मिला जुला रुझान। लेकिन अब बात करते हैं लॉकडाउन की। अब जो आपकी स्ट्रैटेजी है उसके बारे में मज़ीद कुछ बता सकते हैं? क्या अभी डेवलप हो रही है, कुछ प्लान जहन में है या नहीं है? ये वैसे पेशावर वाले, इस पर मैं ज़रा कमेंट कर लूँ। बिल्कुल, ज़रूर। हमारी सूबे में गवर्नमेंट है और मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ ये बात कि हमने इस सूबे में बहुत, हमें जिस तरह दिया गया है सूबा, हमने काफ़ी उसे बेहतरी लाई है। आपके सामने रिपोर्ट्स आ रही हैं। करप्शन अगर ज़ीरो नहीं हुई तो बहुत कम हो गई है। अगर डिलीवरेंस परफॉर्मेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस, हमने इदारे मजबूत किए हैं, उनमें बहुत बेहतरी आई है। अगर 100% नहीं हुए तो वाले 2014 में इलेक्शन रिगिंग थी, 2016 अब है, वो है करप्शन। 2018 में क्या होगा नारा? इंशाल्लाह इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होंगे पहले इस मुल्क में, जो ज़रूरी है इस मुल्क की कौम के लिए। ठीक है, वो आगे बढ़े। 2018 में क्या होगा? 2018 में इंशाल्लाह इमरान खान हमारा प्राइम मिनिस्टर बनेगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, और उससे पहले भी इस टाइम में जो भी रहता है इनका, इसमें नवाज शरीफ पहले स्टेप डाउन होगा। ठीक है। और अगर कोई और भी आएगा तो वो भी प्रॉपर तरीके से अपना हिसाब दे के बैठेगा। और सिस्टम ऑफ नैब इंशाल्लाह चेंज होगा। जो नैब की जो ये कोई क्रिकेट का PCB का चेयरमैन लगा दिया, मैच हार गया जीत गए वाली बात नहीं है। चेयरमैन नैब को PM जब लगाएगा तो PM बाहर नहीं डाल सकता। हमने सिस्टम ठीक करना है, उससे पहले ये ना माने हम मजीद भी आगे जाएंगे। मजीद आगे जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का अली साहब। लेकिन अब हमें ब्रेक पे जाना, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान की मुमकिना सिफारती तन्हाई की। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, और कितना हमें परेशान होना चाहिए। वेलकम बैक टू द शो। भारत का दावा कि पाकिस्तान को सिफारती तौर पर तनहा कर दिया, और फिर पाकिस्तान का इसरार का ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन कुछ ऐसे ममालिक जो सार्क समिट में उन्होंने शिरकत करनी थी, वो गोवा में थे बिम्स्टेक समिट के लिए। तो ये क्या माजरा है, इसकी तफसील देखते हैं इस रिपोर्ट में। उड़ी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को सिफारती तौर पर तनहा करने और दहशतगर्द रियासत करार देने का महाज खोल दिया। नतीजा सार्क ममालिक का 19वीं सार्क कॉन्फ्रेंस के लिए पाकिस्तान आने से इनकार, और इस सिफारती तन्हाई का एहसास शायद भारत में मुनक्कद ब्रिक्स बिम्स्टेक आउटरीच के दौरान ज्यादा हुआ, जब बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल सब भारत के शाना बशाना खड़े नजर आए, और भारत ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाते हुए पाकिस्तान पर तंज के खूब तीर चलाए। इस मौके पर पाकिस्तान का गहरा दोस्त और इत्तेहादी चीन भी कुछ बेबस ही दिखाई दिया। भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर इसे दहशतगर्दी का मखरज करार दिया है। इस समिट में मोदी का कहना था कि हमसाया मुल्क जिस जहनियत को फरोग देता है, इसी जहनियत के तहत सियासी मकासद के लिए दहशतगर्दी के इस्तेमाल का जवाब पेश किया जाता है। इसके जवाब में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मुशीर ख़ारजा सरताज अजीज का बयान तो सामने आया कि इंडिया खुद पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है, इसलिए इंडिया के पास पाकिस्तान के खिलाफ इल्जामात का कोई इखलाकी जवाब नहीं है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि भारत की मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी के मुर्तकिब होने के बावजूद सार्क ममालिक भारत के साथ खड़े नजर आते हैं, और पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद कुछ तनहा सा दिखाई देता है।
पाकिस्तान का अगला कदम क्या होना चाहिए, इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हसन अस्करी साहब, तज्ज़ियाकार और साबिका वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खैर। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। चीन ही अकेला था जिसने पाकिस्तान का दिफा किया। अभी एक हालिया बयान भी आया है जिसमें कहा गया है कि तफरीक नहीं करनी चाहिए, बल्कि पाकिस्तान भी दहशत गर्दी का शिकार रहा है और उसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन भी करता रहा है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें 6 में से 8 सार्क ममालिक जो थे शिरकत की थी ब्रिक्स और बिम्स्टेक इजलास में। हसन साहब, देखिए बात यह है कि इंडिया की जो लीडरशिप है, खासकर नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत, वो बहुत क्लियर हैं कि क्या टारगेट्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने हासिल करने हैं। और ऑब्जेक्टिव यही है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक मैसिव कैंपेन शुरू करनी है। ये जो बात है कि सार्क के वहाँ 6 मेंबरान थे, इससे पहले भी इंडिया एक स्टेज पे कोशां रहा है कि पाकिस्तान को एक्सक्लूड करके सब रीजनल कोऑपरेशन जो है इस इलाके में प्रमोट की जाए, वो बात नहीं बन सकी। लेकिन अब उन्होंने जो है ब्रिक्स के साथ एक एलाइड ग्रुप के तौर पे इन कंट्रीज़ को जो है वो इनवाइट किया है। और इससे साउथ एशिया के अंदर तो अगर तो सार्क की मीटिंग का देखा जाए तो उसमें तो पाकिस्तान आइसोलेट होता हुआ नज़र आता है सार्क के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि सार्क की मीटिंग ने तो पोस्टपोन हो जाना था इंडिया के इनकार की वजह से। लेकिन बाकी मुल्कों ने जो उन्होंने भी इनकार किया, बुनियादी तौर पे इंडिया के इन्फ्लुएंस के तहत है। तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको ये सोचना पड़ेगा कि ये क्या चैलेंज है जो साउथ एशिया के अंदर साउथ एशिया ममालिक से पाकिस्तान को मिल रहा है। जी हिना साहिबा, आपको लगता है कि पाकिस्तान का अब रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए? क्योंकि जाहिर है जैसे हसन साहब ने भी कहा कि कुछ हद तक तो मोदी की हुकूमत कामयाब रही है पाकिस्तान को खित्ते में आइसोलेट करने में। नहीं, देखें अंबर, मैं तो इस पूरे जो हमने इस रीजन में डायनामिक्स उभार लिए हैं और जिसमें पाकिस्तान भी फ्रैंकली स्पीकिंग हिस्टोरिकली भी और इस हुकूमत के अंदर तो यकीनन एक मेजर कंट्रीब्यूटर रहा है, वो रीजन के खिलाफ जाते हैं और यकीनन हर मुल्क के अंदरूनी और बाहर के ताल्लुकात को रीजनल कोऑपरेशन की अगर आप नज़र से देखना चाहें तो हमने सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान में फ़र्क हमने जो नज़र आना चाहिए था दुनिया को, वो हमारी हुकूमत की गलत पॉलिसी की वजह से नज़र नहीं आया, क्योंकि इंडिया ने तो अपना एक स्टेटेड ऑब्जेक्टिव कह दिया है कि ना वो पाकिस्तान की रीजनल आइसोलेशन देखना चाहता है, बल्कि वो पाकिस्तान की इंटरनेशनल आइसोलेशन देखना चाहता है। और मैं बार बार ये कहती रही हूँ कि अगर इस वक्त इंडिया जब ये स्टांस ले रहा होता तो प्रेसिडेंट गनी जो हमारे वेस्ट पे हमारे साथ हैं, हमारे साथ खड़े होते और कहते कि नहीं, पाकिस्तान की तरफ से हमें बहुत कोऑपरेशन मिल रही है, पाकिस्तान हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, एक टेररिज्म के अगेंस्ट हमारे साथ ताउन कर रहा है। तो आप इंडिया जितनी मर्जी कोशिश कर लेता, आप उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव ना कर सकते। लेकिन वो तो हम खो गए। एग्जैक्टली, वो तो हम खो गए। अब अफगानिस्तान आप जो चीज देख रहे हैं उसमें आई थिंक पाकिस्तान का जो राय अमल है वो ये है कि पाकिस्तान को इस वक्त अपने ऊपर एक जो एक्यूजेशन पाकिस्तान के ऊपर पलंदरा चलता आया है, उसमें पाकिस्तान को प्रूव करना है थ्रू इट्स एक्शंस एंड नॉट थ्रू इट्स वर्ड्स कि पाकिस्तान इज द बुलवाक अगेंस्ट टेररिज्म। तो हिना साहिबा, व्हाट एक्शंस आर यू टॉकिंग अबाउट? क्या होना चाहिए? आई एम टॉकिंग अबाउट एक्शंस सच एज फॉर इंस्टेंस कि जब हम यूएन में जब कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसको पूरी दुनिया को प्रॉब्लम है, जिससे पाकिस्तान में अंदरूनी प्रॉब्लम है, और हम अपनी ये एक जीत मानते हैं कि हम उनके रिप्रेजेंटेटिव्स बन जाते हैं, बेशक वो तालिबान हो, बेशक वो कई और ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनली पाकिस्तान में हैं। तो इनसे हमें अपने आप को आइसोलेट अगर किसी से करना है तो इनसे करना है, डिस्टेंस अगर करना है तो इससे करना है। जब पाकिस्तान की स्टेट और इनके अंदर फर्क लोगों की नज़र में कम होता चला जाए, जो कि पिछले कई दहाइयों में हुआ है, तो पाकिस्तान की स्टेट की रेपुटेशन एट रिस्क आ जाती है। तो इस वक्त नेशनल इंटरेस्ट क्या है? इन लोगों को प्रोटेक्ट करना या पाकिस्तान की स्टेट की रेपुटेशन और पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करते हुए पाकिस्तान की डेवलपमेंट की तरफ जाना? तो हमारी ये दहाइयों की गलतियां हैं। अगर हम इंट्रोस्पेक्शन करके ये गलतियां नहीं मानेंगे तो हम यही गलतियां फिर बार बार दोहराते रहेंगे।
حسن صاحب جو ایک اسپلٹ بھی نظر آتا ہے کہ نیشنل، جیسے ہنا صاحبہ نے بھی کہا، نیشنل انٹرسٹ اس وقت یہی ہے کہ کچھ ایسے گروپس ہیں جن سے ہمیں اپنے آپ کو سپریٹ کرنا ہے تاکہ ہم باہر جا کر بھی کہہ سکیں کہ یہ ہمارے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے. تو آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اب اگلا قدم یہی ہونا چاہیے؟ دیکھیے اس میں دو چیزیں چاہیے. ایک تو یہی قدم ہونا چاہیے، لیکن اس کے راستے میں سب سے بڑی ہماری اندرونی پولیٹکس آتی ہے. ہماری سیاسی جماعتوں کے مفادات ہیں جس کی وجہ سے بہت سی تنظیموں کے خلاف، خاص کر جو پنجاب بیسڈ تنظیمیں ہیں، ان کے خلاف ایکشن صحیح معنوں میں ہو نہیں سکے گا، کیونکہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ووٹ کو زیادہ اہم سمجھتی ہیں بنسبت پاکستان کے جو مشکلات ہیں. ہنا صاحبہ، کیا یہی صرف سیاسی جماعتیں ہی رکاوٹ ہیں یا شاید سول اور ملٹری لیڈرشپ ایک پیج پہ نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ نہیں، فرینکلی اسپیکنگ میں اس چیز سے تو بالکل ڈس ایگری کروں گی کہ سیاسی جماعتیں رکاوٹ ہیں ان گروپس کے خلاف ایکشن لینے میں. پلیز ہم ہسٹری کو یاد رکھیں اور یہ یاد رکھیں کہ جمہوری حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کے آنے کے بعد پاکستان میں اتنی ہمت آئی تھی کہ پاکستان نے یہ جو دہشت گرد ہیں اور درندے ہیں جو ہمارے لوگوں کا خون کر رہے تھے، ان کو کہا تھا کہ یہ ہماری انٹرنل تھریٹ ہے اور یہ ہمارے اینیمیز نمبر 1 ہیں. اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ 10 سال ایک نان جمہوری حکومت میں ایک ڈبل گیم کا پاکستان کو ریپوٹیشن پوری دنیا میں مل گئی. تو میں تو اس سے کمپلیٹلی ڈس ایگری کروں گی کہ سیاسی حکومتیں اس کی راہ میں آ رہی ہیں، بلکہ آئی تھنک سیاسی حکومتوں نے اس ملک میں نیریٹو چینج کیا ہے اور ان کو جو ہمارے اپنے بچوں کو مار رہے تھے ان کو ایکسپوز کیا ہے. لیکن شاید ہنا صاحبہ طالبان اپولوجسٹ سے طالبان کے خلاف جو انٹرنل ایٹ لیسٹ ٹی ٹی پی ہے اس کے خلاف تو آپریشن پہ ماشاءاللہ لے ہی آئے نا. تو آئی تھنک آئی وڈ کمپلیٹلی ڈس ایگری ود دیٹ. دی سیکنڈ ایشو ہے، دیکھیں I've had the honor, میں اس کو صرف آنر ہی سمجھ سکتی ہوں, to represent Pakistan at the international fora at many places, right? پاکستان کا جو ایشو ہے وہ پاکستان کے امبیسڈرز کی افیکٹو ڈپلومسی کی غیر حاضری نہیں ہے. پاکستان کا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو ایکشنز آن دا گراؤنڈ ہیں دے شوڈ اسپیک لاؤڈر دین ورڈ. تو جب آپ ضرب عضب کرتے ہیں یا مالاکنڈ آپریشن کرتے ہیں اور اس کو پوری اختتام تک لے کر جاتے ہیں, میرے نظر میں اگر پاکستان کے پاس اس وقت کوئی آگے جانا, وی شوڈ فرگیٹ واٹ انڈیا از سیئنگ, وی شوڈ فرگیٹ کہ یو ایس ہم سے کیا مانگ رہا ہے. ہمیں اپنے لٹرلی انٹروسپیکشن کر کے اندر کی طرف دیکھتے ہوئے ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے, ٹیررزم کو روٹ سے جڑوں سے پاکستان کے اندر, اور تمام زیرو ٹالرنس فار اینی ٹیررسٹ آرگنائزیشن. بالکل, بہت بہت شکریہ ہنا صاحبہ اور حسن صاحب. لیکن اب ہمیں جانا ہے بریک پر. بریک کے بعد ہم ملیں گے شمائلہ بھٹی سے. کون ہے دیکھتے ہیں. نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور اب بات کرتے ہیں فیس بک کی نئی سپر سٹار شمائلہ بھٹی کی. اگر آپ ابھی تک نہیں جانتے کہ یہ کون ہے, دیکھیے اس رپورٹ میں. Hey everyone, how's you doing? My name's Shumaila. I did BB Honors from English Medium University. خواتین کی مشکلات کو آخرکار آواز مل ہی گئی اور ان کی دکھوں کی آواز بنی شمائلہ بھٹی دی دیسی بوم شیل. انٹرنیٹ پر تیزی سے مقبول ہونے والی شمائلہ کی باتیں سب کے دلوں کو چھو گئی, کیونکہ شمائلہ بات کرتی ہے لڑکیوں اور عورتوں کے مسائل کی. نہ غربت, نہ دہشت گردی, نہ انڈیا. پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم ہے بیڈ ریلیشن شپس, وہ بھی کچھ الگ ڈھنگ سے. دیسی بوم شیل کے نام سے مشہور ہونے والا فیس بک پیج اور اس کی ویڈیوز کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ویڈیوز بنانے والا شخص ایک مرد ہے, لیکن بات کرتا ہے تو صرف عورتوں کے مسائل کی. تو پھر کیوں نہ ہو مقبول, کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایسے مردوں کی تعداد کم ہے جو عورتوں کو پیش آنے والے مسائل پر بات کرتے ہیں. مورل آف دی اسٹوری, قسمت کچھ بھی نہیں ہوتی, درمیان والی بیٹی ہوتی ہے صرف. درمیان والی بیٹی کی مشکلات ہوں یا امیر دوست کی شو بازی, ریلیشن شپ کے مسائل ہوں یا لون کے سوٹ لینے کی مشکلات, سب کی بات کرتی ہے ہماری شمائلہ بھٹی کی ویڈیوز آج کل فیس بک پر صارفین بہت شوق سے شیئر کر رہے ہیں. Message to all my friends, watch your dreams and follow your dreams because dreams when follow always get full. Thank you. شمائلہ بھٹی یعنی محمد معیز ہمارے ساتھ اسکائپ پر موجود ہیں امریکہ سے. بہت شکریہ وقت دینے کا. مجھے پتہ ہے وہاں آپ سے کافی دیر سے بات ہوئی تھی. اچھا, آپ ڈاکٹر ہیں, پڑھا ہوا ہے میرے خیال میں اور پڑھ بھی رہے ہیں آگے, تو یہ اس طرح کا کیریکٹر اس کا کیسے آپ کو خیال آیا؟ میرے خیال سے it is somehow rooted in
what sort of an individual I am. Actually مجھے کافی سیریس قسم کا شخص پرسیو کیا جاتا رہا ہمیشہ, لیکن میں اپنے فرینڈس کے اندر بڑا فنی تھا اور میں کامک کیریکٹرز ہمیشہ کرتا رہتا تھا. تو اٹ وازنٹ یہ جو ایک ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر آپ ایک ڈاکٹر ہو تو آپ ایک بڑے سیریس قسم کا انسان ہوگے, میرے خیال سے وہ والا اسٹیریو ٹائپ کافی بریک ہو جاتا ہے میرے اینڈ پہ آ کے, ورنہ بھی وہ کافی جھوٹ ہے. تو اٹس ویری نیچرل ٹو می. اچھا, آپ حیران ہوئے تھے کہ اتنی جلدی آپ کو مقبولیت حاصل ہوئی, اتنے سارے آپ کو لائکس ملتے ہیں, اتنے لوگوں نے آپ کے پیج کو بھی لائک کیا ہوا ہے؟ حیران سے زیادہ میں ایکچولی بہت زیادہ ڈر گیا تھا اور میں اسکیئر ہو گیا تھا, کیونکہ ایز ایکسپیکٹیڈ اب یو نو دیر از اے فیئر آف دی ان نون, جو کہ پرٹیکولرلی ہم لوگ ایک ٹریڈیشنل مڈل کلاس پاکستانی بچے بچیاں پیدا ہوتے ہیں اس کے ساتھ. سو حیرانیت سے زیادہ مجھے ڈر لگا تھا کہ ہو کیا رہا ہے. دس واز جسٹ سپوز ٹو بی فار مائی فرینڈس. یہ میرا آئیڈیا نہیں تھا کہ اتنا جلدی بھی, ایک مہینہ بھی پورا نہیں ہوا, وی آلموسٹ ہٹ مور دین 55,000 لائکس. تو حیرت سے زیادہ میں ذرا ڈر گیا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے, اور وہ فیئر آف دا ان نون بہت زیادہ تھا کہ اب کیا ہوگا, واٹس دا نیکسٹ اسٹیپ, اس کے بعد کیا چیز ہوگی. اور کوئی ایسی خواتین جو آپ کی زندگی میں ہیں, بہنیں, دوستیں, جس سے انسپائر ہوئے؟ میرے خیال سے I've generally been very comfortable with women around me. میری ہمیشہ سے کافی فیمیل فرینڈس بھی رہ چکی ہیں. تو یہ جو شمائلہ بھٹی کا کیریکٹر ہے, اٹس آلسو a birth of a lot of different pieces and bits bought from a lot of different characters. مختلف لوگوں کو دیکھ دیکھ وہ کیریکٹر نے خود ہی آٹومیٹکلی جنم لے لیا, اور یہ سٹوریز بھی سراؤنڈنگز میں سے خود ہی جنم لے لیتی ہیں. They just happen out of nowhere. لیکن yes, they are all true. They are inspired from true stories, لیکن they are all joined together. یہ کسی ایک شخص کی کہانی نہیں ہے. اچھا, شمائلہ بھٹی کا ایک لائن میں اگر کچھ کیریکٹر کی کچھ بول سکتے ہیں فار یور فینس. سرپرائزنگلی میں نے بالکل ابھی آپ کے اسی کے لیے پروموشن کے لیے فار دس نیوز سیگمنٹ دیٹ وی ور اباؤٹ ٹو ڈو, میں نے اس کے لیے وہ کیا تھا, اینڈ بیکاز اٹ ہیپنس آن اے اسنیپ چیٹ فلٹر, تو وہ ریئل کے اندر کرنا ذرا سا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا. بٹ آئی وانٹس ٹو تھینکس ٹو آل مائی فینس ہو آر واچنگ لائیوز شمائلہ سیلیبریٹی. بہت بہت شکریہ شمائلہ یعنی کہ معیز. لیکن نیوز وائز کا وقت ختم ہو گیا ہے. اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارا فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل موجود ہے. مجھے اجازت دیجیے, کل تک کے لیے خدا حافظ.